गुड आफ्टरनून एवरीवन। नींद आ रही है? बोर हो गए? चलो, द नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजमेंट ऑफ HAI आउटब्रेक्स, है ना। हम इस टॉपिक के हर एक स्लाइड या हर एक लाइन के डिटेल में नहीं जाएंगे। टू कीप दिस टॉपिक इन दिस वर्कशॉप, इसका एक बेसिक पर्पस ये है कि आउटब्रेक में हम सबका रोल कहाँ है, इसके ऑकरेंस में, इसके कंट्रोल में एंड इसके प्रिवेंशन में। बस हमको यही समझना है। एक तो है कि आउटब्रेक क्या होता है एंड इसका इन्वेस्टिगेशन कैसा होता है, इसका हम जस्ट लेंगे। सो दिस इज द फ्लो ऑफ पीपीटी। आउटब्रेक वर्सेस क्लस्टर क्या होता है, आउटब्रेक्स वर्सेस सूडो आउटब्रेक क्या होता है, कॉमनली डिटेक्टेड ऑर्गेनिजम्स इन हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन आउटब्रेक्स में कौन से होते हैं, एंड आउटब्रेक को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, आउटब्रेक में मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है एंड इसके इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स हम देखेंगे। What is an outbreak? An outbreak is defined as an occurrence of disease at a rate greater than that expected within a specific geographical area over a defined time period. एक पर्टिकुलर एरिया से हॉस्पिटल के, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आईसीयू है या वार्ड है या 2-3 वार्ड मिला के, वहां से सेम टाइप ऑफ थिंग, एक कॉमन इन्फेक्शन अनएक्सपेक्टेड नंबर में सडनली राइज हो रहा है, इसको हम आउटब्रेक लेबल कर सकते हैं। सो आउटब्रेक वर्सेस सूडो आउटब्रेक। सूडो आउटब्रेक क्या होता है? सूडो आउटब्रेक में ये होगा कि सडन राइज ऑफ इन्फेक्शन हमको सिर्फ लेबोरेटरी रिपोर्ट में मिलेगा, वह पेशेंट में उसके कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं होंगे। समझ में आया कि सैंपल आ रहा है एक पर्टिकुलर वार्ड या आईसीयू से, हर पेशेंट में सुडोमोनास आ रहा है या एमआरएस आ रहा है, बट पेशेंट इज फाइन, उसमें कोई भी सीरियस साइन एंड सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे हैं। तो सूडो आउटब्रेक होने के रीजंस क्या है कि जो केस डेफिनेशन है उसमें कुछ नए चेंजेस है या न्यू डेफिनेशंस है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम जा रहा है। जो पेशेंट हमको आउटब्रेक में नहीं लेना चाहिए, हम उसको भी आउटब्रेक में कंसीडर कर रहे हैं ना। इम्प्रूव्ड सर्विलेंस के मेथड में कहीं चेंज है, न्यू प्रैक्टिशनर जो एक्सपीरियंस नहीं है उनके थ्रू भी कहीं गलती हो रही है पेशेंट को लेबल करने में, लैब टेस्ट की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज हो रहा है, या आपके सैंपल कलेक्शन टेक्निक गलत है, सैंपल कंटामिनेटेड हो रहा है, या लेबोरेटरी इंटरप्रिटेशन में कहीं गड़बड़ है, तो पॉजिटिव रिपोर्ट आपको मिल सकती है। आइडेंटिफाइंग अ पोटेंशियल आउटब्रेक। Outbreak can be identified by regular reviews of surveillance and laboratory data, and clinician reports of notifiable disease or antimicrobial resistance alert pathogen can provide an alert to an unusual increase in disease. हमको बहुत बार हिंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में थ्रू रेगुलर जो पीरियोडिक हमारा सर्विलेंस चलते रहता है। व्हाट इज मीन बाय सर्विलेंस? सर्विलेंस इज एन ऑनगोइंग सिस्टेमिक डाटा कलेक्शन, एनालिसिस ऑफ दैट डाटा एंड डिसेमिनेशन ऑफ डाटा। तो आईसीएन जो है वो डेली फील्ड में वर्क करेगी एंड अपना डाटा कलेक्ट करती रहेगी सर्विलेंस में। तो उसके सर्विलेंस में सडनली नजर आएगा कि एक जगह पर्टिकुलर किसी आईसीयू में वैप के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि हाँ कहीं आउटब्रेक तो नहीं हो रहा, या कॉटी के केसेस बढ़ रहे हैं, या रेजिस्टेंस पैथोजेंस बहुत हर रिपोर्ट में आ रहे हैं। आउटब्रेक ट्रांसमिशन इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज। देयर माइट बी वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ आउटब्रेक पैथोजेंस इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज। समटाइम्स आउटब्रेक्स ऑकर इन द कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल एक्ट एज एन एम्पलीफायर। जैसे कि मैम ने बोला कि हमारा हॉस्पिटल एक एम्पलीफायर होता है। जैसे एक पेशेंट आया, पेशेंट से इन्फेक्शन 10 लोगों को ट्रांसमिट हुआ, मतलब सडनली हम उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो जो इंडेक्स केस क्या होता है? इंडेक्स केस इज एन अर्ली केस, दैट इज नॉट अ प्राइमरी केस की जो आउटब्रेक कम्युनिटी में स्टार्ट कर रहा है, वो नहीं। कम्युनिटी की आउटब्रेक से कोई एक पेशेंट हॉस्पिटल में आया है और उससे हमको ध्यान में आया कि वार्ड में भी या आईसीयू में भी केसेस बढ़ रहे हैं, that is we can label it as a index case.
जो जैसा ये सिचुएशन हमने कोविड में देखा, H1N1 इन्फ्लुएंजा में देखा और निपा वायरस में भी देखा कि कहीं से एक पेशेंट वार्ड में आया और वार्ड में बाकी के भी पेशेंट एंड स्टाफ इन्फेक्ट हो रहा है। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, अब आउटब्रेक का इन्फेक्शन किस किस कारणों मतलब चीजों से फैल सकता है। द कॉमन सोर्स लाइक वाटर एंड फूड आउटलेट्स, ह्यूमन रिजर्वायर है ना, कोई स्टाफ भी कैरियर हो सकता है, पेशेंट या पेशेंट का रिलेटिव भी कैरियर हो सकता है। एयरबॉर्न इन्फेक्शंस लाइक फ्लू या मिजल का आउटब्रेक भी वार्ड एंड पेशेंट एंड स्टाफ में नजर आता है। अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक फोमाइट, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और मेडिकल डिवाइसेस। जूनोटिक दैट इज एनिमल से इन्फेक्शन ह्यूमंस में फैल रहा है। वेक्टर बॉर्न लाइक मॉस्किटोज है, फ्लाइज है, टिक्स है, और कुछ का रीजन अनसर्टेन भी हो सकता है। सो इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स क्या होते हैं? देयर आर कॉमन 10 स्टेप्स इन आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन। तो इन हॉस्पिटल सेटअप, the first step is verification of diagnosis. Second step is confirm the existence of the outbreak. Inform key stakeholders about the investigation. The fourth step is construct a case definition. Identify the case and collect information. Examine descriptive epidemiological feature of cases. Seventh step is observe and review patient care. Eighth step is generate a hypothesis and test the hypothesis. Collect and test environmental samples. 10th step is implement control and prevention measures. 11th step is follow up and communicate results to staff, patients, if required to press and public. एक एक करके हम हर स्टेप को देखेंगे। Why should we investigate the outbreak? आउटब्रेक का इन्वेस्टिगेशन क्यों होना चाहिए? To define the magnitude in terms of time, place and person. कि आउटब्रेक कितना फैल रहा है, कौन से समय में फैल रहा है, कितने लोगों में, या किस ग्रुप ऑफ पेशेंट में, एज ग्रुप में, या किसी पर्टिकुलर जेंडर में फैल रहा है। आइडेंटिफाई द कॉज एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अगर आउटब्रेक हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है, उसका सोर्स क्या है एंड उसका ट्रांसमिशन किस तरह से हो रहा है। एंड आउटब्रेक का इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे तो हमको ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसके कंट्रोल मेजर्स पे भी हम काम कर सकेंगे। एंड टू प्रिवेंट सिमिलर आउटब्रेक्स इन द फ्यूचर, कि ऐसी सेम आउटब्रेक्स फ्यूचर में भी हमारे हॉस्पिटल में ना हो। एंड इवेल्युएट द इम्प्रूव एग्जिस्टिंग आईपीसी स्ट्रेटेजीज, मतलब अगर आउटब्रेक हो रहा है इसका मतलब हम पूरी तरीके से आईपीसी प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं। So for investigation there is a outbreak investigation team, है ना। तो एक तो ये HICC का काम होता है और हर हॉस्पिटल में एक रैपिड रिस्पांस टीम भी होनी चाहिए। और द टीम मेंबर्स कौन कौन होंगे इस आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन में? फर्स्ट इज इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर हु मे बी अ फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट हु इज इन चार्ज ऑफ द इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल टीम। इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, HICC committee members, laboratory personnel, epidemiologist or the member from PSM department, and कभी किसी अनयूजुअल आउटब्रेक में जरूरत पड़ती है तो वेटरनरी एक्सपर्ट्स इन केस ऑफ जूनोटिक डिसीजेस, हेल्थ PWD इंजीनियर्स और बायोमेडिकल इंजीनियर्स बेस्ड ऑन द नीड। सो फर्स्ट स्टेप इज वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस। द वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस इज द फर्स्ट स्टेप इन एन आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन, as sometimes spurious or misinterpreted reports might give a false alarm. अगर सूडो आउटब्रेक हो रहा है तो हमको डायग्नोसिस वेरीफाई करने के बाद ही पता चलेगा इज इट एन ट्रू, मतलब ये ट्रू आउटब्रेक है या सूडो आउटब्रेक है। सो कॉमन स्टेप्स वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस में कौन कौन से है? इवैल्यूएटिंग द क्लूज, इवैल्यूएटिंग साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट्स, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स क्या आ रही है, ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम कि एक्सपोजर के कितने समय में आ रहा है, सस्पेक्टेड एक्सपोजर कहाँ से हो सकता है, सस्पेक्टेड वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई और टॉक्सिन्स, एंड हॉस्पिटल ऑनसेट। सेकंड स्टेप इज कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ द आउटब्रेक। सो इसमें है कि दिस इज डन बाय रिव्यू ऑफ सर्विलेंस डेटा और रिपोर्ट्स फ्रॉम द क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स एंड द लैब।
मतलब सर्विलेंस डेटा जो हम कलेक्ट करेंगे उसमें पेशेंट रिलेटेड सारे डिटेल्स होंगे, इंक्लूडिंग साइन एंड सिम्टम्स एंड लेबोरेटरी डिटेल्स भी रहेंगे. उससे भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ सच में आउटब्रेक हो रहा है. To confirm that the number of cases exceeds what would be expected for the population over the specific time period. And ये जो दिखाया है, it is a graphical presentation of an outbreak. So most common graphical presentation ये होता है outbreak का बेल शेप्ड, जो हमको पॉइंट सोर्स में मिलता है. सो आउटब्रेक का ट्रांसमिशन दो तरह से होता है, एक तो कॉमन सोर्स या फिर प्रोपोगेटेड सोर्स. कॉमन सोर्स में आता है पॉइंट सोर्स ट्रांसमिशन, इंटरमिटेंट ट्रांसमिशन या कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन. सो ये जो ग्राफ है ये पॉइंट सोर्स का दिया है, जिसमें सडन राइज ऑफ केसेस हमको दिखेगा एंड डिक्रीज ऑफ एक पीक के बाद डिक्रीज ऑफ नंबर ऑफ केसेस भी दिखेगा. एंड दिस ग्राफ में अगेंस्ट द वाई एक्सिस जो वर्टिकल लाइन है इसमें नंबर ऑफ केसेस रहेंगे ये, which are plotted against the time onset of illness. इसमें और एक चीज है, ये ग्राफ डिपेंड ऑन द ट्रांसमिशन अलग अलग तरह का हमको मिलेगा, जो कि हमको बेल शेपेड मिल रहा है पॉइंट सोर्स ट्रांसमिशन में. अगर इंटरमिटेंट सोर्स है तो हमको आफ्टर हर ब्रेक के बाद एक एक पिक मिलेगा. अगर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस सोर्स में हमेशा फ्लैटन एंड वाइडन पिक हमको मिलेगी. और अगर प्रोपोगेटेड है, प्रोपोगेटर में पहला पिक, फिर सेकंड पिक इज ग्रेटर देन फर्स्ट पिक एंड थर्ड पिक इज ग्रेटर देन सेकंड पिक. ऐसे करते करते हमको ग्रेजुअली इंक्रीज ऑफ पिक मिलेगा. द थर्ड स्टेप इज inform to key stakeholders about the investigation. So key stakeholders कौन है? Hospital administration, health facility staffs including cleaning and nurses, hospital infection control committee, infection control team, laboratory staff with request to save all isolates that might be part of outbreak, लोकल और स्टेट एंड पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स, और जरूरत पड़ी तो ही एनसीडीसी या इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम के बॉडी को भी हम इन्फॉर्म कर सकते हैं रिगार्डिंग द हॉस्पिटल आउटब्रेक्स. सो फोर्थ स्टेप इज कंस्ट्रक्ट अ केस डेफिनेशन. So for data collection and to confirm the patients in outbreak, हमको एक केस डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है, जो एक टीम भी फॉर्मुलेट कर सकती है या कंस्ट्रक्ट कर सकती है, या हम जो डायरियल डिसीजेस है, रेस्पिरेटरी डिसीज है, उनके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल या स्टैंडर्ड क्राइटेरिया जो इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम के तहत बने हुए हैं, हम उसको भी यूज कर सकते हैं. सो केस डेफिनेशन में आता है फर्स्ट क्लिनिकल क्राइटेरिया. जैसे कि आपने कोविड का केस डेफिनेशन देखा होगा, तो उसमें पेशेंट के क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स भी इंक्लूडेड थे. पर्सन, प्लेस एंड टाइम क्राइटेरिया भी था कि अगर मतलब कहीं पे ट्रैवल हिस्ट्री है या विजिट हिस्ट्री है, उसको भी हम केस डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हैं. एंड एक कंफर्म केसेस में लेबोरेटरी कंफर्म क्राइटेरिया भी आता है. सो फर्स्ट इज सस्पेक्टेड केस डेफिनेशन. उसमें है कि आपका पेशेंट सारा क्लिनिकल क्राइटेरिया मतलब साइन एंड सिम्टम्स को वो फुलफिल करेगा, सो हम उसको एज अ सस्पेक्टेड केस हम लेबल करेंगे. द सेकंड इज प्रोबेबल केस. जो टोटल 8 या 10 क्लिनिकल क्राइटेरिया दिया है, उसमें से सिर्फ कुछ क्राइटेरिया को पेशेंट फुलफिल करेगा. मतलब 8 या 10 क्राइटेरिया में से पेशेंट में 2, 4 या 5 हमको मिल सकते हैं, तो हम उसको एज अ प्रोबेबल केस हम लेबल कर सकते हैं. एंड कंफर्म केस में पेशेंट इज लेबोरेटरी कंफर्म. जैसे कोविड में होता है कि आरटीपीसीआर पॉजिटिव है. बहुत बार कोविड केसेस में भी पेशेंट को सारे साइन एंड सिम्टम्स भी है, सीटी चेंजेस भी है, फिर भी पेशेंट का आरटीपीसीआर पॉजिटिव नहीं आता है. तो जो ये रेड बॉक्स में दिया है, लेबोरेटरी कंफर्मेशन मे नॉट ऑलवेज बी पॉसिबल, है ना. तो जरूरी नहीं है कि जो कंफर्म केस है उसमें भी लेबोरेटरी रिपोर्ट पॉजिटिव ही आए. The fifth step is identify the cases and collect information. जो केस डेफिनेशन बने हुए हैं उसका यूज करके हम
पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आउटब्रेक में हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एंड सो डेटा कलेक्शन में हमको क्या क्या हेल्प करेगा। इसको देखो, ठीक है। फॉर एक्टिव केस फाइंडिंग, माइक्रोबायोलॉजी डेटा, इन्फेक्शन कंट्रोल और सर्विलेंस रिकॉर्ड जो कि आईसीएन के पास होते हैं, डिस्कशन विद क्लिनिशियन, जो क्लिनिशियन एग्जामिन कर रहे हैं या राउंड्स में भी वो सस्पेक्ट कर रहे हैं कि हाँ ये पेशेंट आउटब्रेक में आ रहा है। बहुत बार हम कुछ डाटा सर्विलेंस रिलेटेड डाटा या पेशेंट रिलेटेड डाटा मेडिकल रिकॉर्ड या ऑपरेटिव नोट्स में से भी ले सकते हैं, पैथोलॉजी रिपोर्ट से ले सकते हैं, फार्मेसी रिकॉर्ड से ले सकते हैं कि पेशेंट को एंटीवायरल कौन सी यूज हो रही है या एंटीबायोटिक यूज हो रहे हैं। सीएसएसडी से ले सकते हैं क्योंकि बहुत बार ट्रांसमिशन सीएसएसडी में जो स्टरलाइजेशन फेल्योर होता है और उससे आउटब्रेक कॉज हो रहा है। सो कौन सा बैच फेल हुआ था, तो हम सीएसएसडी में से भी उसका डाटा ले सकते हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ रिकॉर्ड फ्रॉम एनएसआई रजिस्टर्स, लॉग बुक्स, नर्सेस हैंडओवर नोट्स एंड हॉस्पिटल बिलिंग रिकॉर्ड्स में से भी हम डाटा ले सकते हैं। So what are the potential risk factors or exposures? Medications, procedures, date of admission and discharge, and patient is where admitted or referred from the healthcare facility or community, facility location or units, healthcare providers, and host factors क्या है patient के, age क्या है, gender क्या है, immunity है या कोई comorbid condition patient में present है। डाटा कलेक्शन हमेशा जब तक आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन आपका कंप्लीट नहीं होता है, सो जो टीम डाटा कलेक्ट कर रही है वो हमेशा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। डेटा कलेक्शन के लिए एक डेटा कलेक्शन टूल या फॉर्म टीम डिजाइन करती है, जैसे कि हमने बोला एक आईडीएसपी दैट इज इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम के तहत भी जो प्रोटोकॉल बना हुआ है हम उसको यूज कर सकते हैं, या डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं फॉर क्लिनिकल क्राइटेरिया, लेबोरेटरी कंफर्मेशन, हम उस फॉर्म को भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी फॉर डायरियल डिसीजेस के आउटब्रेक डाटा कलेक्शन के लिए कौन सा फॉर्म हम यूज कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी डिसीजेस के लिए यूज कर सकते हैं। सो उससे आपको एक आइडिया आएगी कि हमको पेशेंट से क्या क्या इंफॉर्मेशन जरूरी होती है। 6th step is descriptive epidemiological features. Descriptive epidemiology. What is meant by epidemiology? Epidemiology is the study of spread of disease and control of disease, है ना। जब भी डिस्क्रिप्टिव ये वर्ड आता है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी में, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। एक होता है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी, दूसरा होता है एनालिटिकल एपिडेमोलॉजी। सो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी से हमको पेशेंट के मतलब टाइम, प्लेस एंड पर्सन के बारे में पता चलेगा, जिससे हम आउटब्रेक का कैरेक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। हमको पता चल सकता है कि कौन सी पॉपुलेशन एट रिस्क है, जैसे कि फर्स्ट वे में पहले ये बोला गया था कि हाँ अबव 45 या अबव 60 का ही एज ग्रुप ज्यादा खतरे में है, तो हमने उसी के लिए वैक्सीन स्टार्ट की थी। फिर धीरे धीरे लेस देन 45 भी सेकंड वेव में इंक्लूड हो गया। लाइन लिस्टिंग ऑफ केसेस। लाइन लिस्टिंग ऑफ केसेस क्या होता है, जो भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं इन दैट कलेक्शन टूल और फॉर्म में, उसका जो कंपाइलेशन हम इन द टेबुलर फॉर्म करेंगे उसको बोलते हैं लाइन लिस्टिंग। सो इसमें जो टेबल आप फॉर्म करोगे उसमें जो रोज रहेगी दैट इज अ केस, मतलब पेशेंट रिलेटेड जो भी आप इंफॉर्मेशन भरोगे वो एज अ रो भरोगे। एंड जो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है, वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो फैक्टर हमको जरूरी है डेटा कलेक्शन के लिए बट दे आर नॉट फिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल हम वेरिएबल लेंगे एज। एज किसी का फिक्स नहीं हो सकता, किसी का 65 मिलेगा, किसी का 45 मिलेगा, किसी का 50 मिलेगा।
सो इस तरह से हम कंपाइलेशन ऑफ डेटा करेंगे। उसमें हमको जरूरत की सारी चीजों के हम कॉलम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइनम सिम्टम्स की भी हम हिस्ट्री इन कॉलम में ले सकते हैं। ऑनसेट ऑफ डेट कॉलम में हम ले सकते हैं। कौन से मेडिकेशंस यूज हो रहे हैं, इंट्रावेनस सॉल्यूशंस उनको दिए हैं नहीं दिए हैं, हम उसको भी कॉलम में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर एसएसआई में हम कुछ आउटब्रेक सस्पेक्ट कर रहे हैं तो कोई इन्वेजिव प्रोसीजर हुई है, सर्जरी की पेशेंट को हिस्ट्री है या नहीं है, हम वो डाटा कंपाइलेशन में ले सकते हैं। ये एग्जाम्पल है लाइन लिस्टिंग ऑफ केसेस, है ना। सो जैसे 19.2a 19.2b ये है हमारे केसेस, एंड जो कॉलम हमने बनाए हैं ये है हमारे वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। एपिडेमिक कर्व जो होता है वो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। उसमें हम अगेंस्ट द वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल लाइन जो रहेगा वो है हमारा नंबर ऑफ केसेस ऑफ इलनेसेस, एंड अगेंस्ट द एक्स एक्सिस दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन हम जो प्लॉट करेंगे वो हमारा रहेगा डेट और टाइम ऑफ ऑनसेट। और जो डेटा एज पर डेटा हम लोग फॉर्म करेंगे तो हमको एक जो बेल शेपेड कर्व मिलेगा हम उसको बोलते हैं एपिडेमिक कर्व, है ना। द एपिडेमिक कर्व हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ आउटब्रेक। मैग्नीट्यूड मतलब धीरे धीरे बढ़ के हमको कितना पीक मिल रहा है, मतलब नंबर ऑफ केसेस कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं। जो हाईएस्ट पीक रहेगा मतलब दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल है बर्खोल्डेरिया इन्फेक्शन का, जिसमें आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो पहले एक बर्खोल्डेरिया का बीएस ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन का एक पेशेंट सस्पेक्ट मतलब डायग्नोज हुआ है वार्ड में। दूसरे दिन मतलब ये है मान लीजिए अगस्त महीने का, हमने प्लॉट किया है ग्राफ। सो 17 तारीख को एक केस आया, 18 तारीख को केस आया, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि हाँ चलो 2 दिन सेम आ गया। सडनली दूसरे दिन 2 केसेस रिपोर्ट हुए, उसके बाद तीसरे दिन 4 केसेस आए। जब 4 के एकदम से 8 केसेस हुए उस वक्त हम रिपोर्ट मतलब सस्पेक्ट कर रहे कि हाँ कहीं तो कुछ गड़बड़ है और आउटब्रेक होने के चांसेस है, ये आउटब्रेक हो रहा है। तो हम जिस दिन हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट मिलेंगे उस दिन से हम सोचेंगे कि हाँ हमको आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन करना है, एंड उसको कंट्रोल करने के मेजर्स हमको इम्प्लीमेंट करने हैं। सो हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया एंड एट द सेम टाइम हमने कंट्रोल मेजर्स भी अपना लिए। सो नेक्स्ट डे हमको 8 से सीधे हम 6 केसेस पे आ गए, एंड हमारी कंट्रोल मेजर्स काम अगर कर रहे हैं तो नंबर ऑफ केसेस विल बी ऑन डिक्रीज। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में एक आती है और अटैक रेट। अटैक रेट से हमको पता चलता है कि रिस्क कितना हो सकता है या एट रिस्क पे कौन हो सकता है। Descriptive analysis result. This information will help to suggest the intervention so as to control the outbreak or chances of occurrence of new cases and to take initial precautionary measures suggested by the IPC team or HICC such as रिजल्ट में हमको मिल सकता है कि हमको कौन से केसेस को आउटब्रेक से निकालना है, आइसोलेशन एंड कोहॉर्टिंग कौन से पेशेंट का करना है। आइसोलेशन तो आप सबको पता है, कोहॉर्टिंग मतलब क्या होता है। एक होता है कोहॉर्टिंग ऑफ द पेशेंट एंड कोहॉर्टिंग ऑफ द स्टाफ। मान लीजिए कि किसी वार्ड में एमआरएसए के केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो उसको हम आइसोलेशन वार्ड में नहीं रख सकते, बट आईसीयू के कोई पर्टिकुलर कोने में जो कोने के लगे हुए 3-4 बेड है या दरवाजे के उस साइड के पार्ट में हम उनको रख सकते हैं ताकि इधर वाले पेशेंट में एमआरएसए का स्प्रेड ना हो। उसी तरह से होता है कि कोहॉर्टिंग ऑफ द स्टाफ, मतलब जो एमआरएसए वाले पेशेंट देख रहे हैं वो वाला स्टाफ दूसरे पेशेंट को ना देखे, उनके लिए एक डेडिकेटेड स्टाफ रहे, 1 या 2 स्टाफ जो भी रहेंगे हर शिफ्ट में,
तो उसको हम बोलते हैं कोहॉर्टिंग ऑफ द स्टाफ। एंड पेशेंट को भी, सारे पेशेंट को एक साइड रखेंगे MRSA वाले, उनको भी बोलते हैं कोहॉर्टिंग ऑफ द पेशेंट। ऑल्सो टू कंट्रोल द आउटब्रेक हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे पेशेंट, स्टाफ एंड विजिटर्स का मूवमेंट, स्क्रीनिंग ऑफ पेशेंट्स विद आइसोलेशन ऑफ पेशेंट एंड कोहॉर्टिंग ऑफ कॉन्टैक्ट्स एंड प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट या इम्यूनाइजेशन जिसमें हम कर सकते हैं उसको भी हम स्टार्ट कर देंगे। 7th step is observe and review the patient care. Clinical observations for who and what to observe are generally driven by the line list and may include. जो हमने टेबुलर फॉर्म में डाटा कंपाइल किया है उससे हमको ऑलरेडी पता चल रहा है कि कौन सा ग्रुप एट हाई रिस्क है एंड हमको कौन से कंट्रोल मेजर्स अपनाने हैं इस आउटब्रेक को खत्म करने के लिए। तो उस ऑब्जर्वेशन में क्या क्या आ रहा है, मेडिकेशन डिटेल्स, अगर सेम टाइम के पेशेंट मिल रहे हैं और इनको एंटीवायरल देना है या एंटीबायोटिक देना है और कौन सा एंटीबायोटिक ज्यादा काम कर रहा है, तो हम ये इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए उसी एंटीबायोटिक को कंटिन्यू करेंगे अदर पेशेंट्स में भी। वैस्कुलर एक्सेस केयर, अगर ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन या सेंट्रल लाइन कैथेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन हो रहा है तो हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं सेंट्रल लाइन केयर की। नेक्स्ट इज लेबोरेटरी एंड अदर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स। हम बाकी पेशेंट में भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा है तो हम जिसको हम सस्पेक्ट करें उस पेशेंट का भी हम सैंपल भेज सकते हैं फॉर कंफर्मेशन ना। और हम एम्फोसाइज करेंगे हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस, आइसोलेशन प्रिकॉशन को भी हम एडहेयर कर सकते हैं, जिसको जरूरत है हम उस पेशेंट को या स्टाफ को भी आइसोलेशन में रख सकते हैं। जैसे कि सर्जिकल प्रैक्टिसेस, सेफ सर्जिकल प्रैक्टिसेस हम लोग फॉलो कर सकते हैं, स्टरिलाइजेशन प्रैक्टिसेस पे भी हम एम्फोसाइज कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी केयर प्रैक्टिसेस को भी हमको एडहेयर करना है। 8th step is generate a hypothesis and test the hypothesis. Hypothesis क्या होता है? एक गेस, मतलब जो भी हमने अब तक डाटा कंपाइल किया है या जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस में आ रहा है, जो ट्रेंड हमको समझ में आ रहा है, उसके बेसिस पे हम एक अनुमान लगाएंगे कि इसका आउटकम क्या हो सकता है, कौन रिस्क में हो सकता है, तो हमको कहाँ ज्यादा काम करना है और ये आउटब्रेक कब तक और कैसे खत्म होगा, इसका हम एक बेसिक गेस या अनुमान लगाएंगे, है ना। तो जो डाटा हमने लिया है अब तक, ऑब्जर्वेशन हमने की है, उसके बेसिस पे हम एक हाइपोथेसिस बनाएंगे और जो बनाया हुआ हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग हम उसको टेस्ट करेंगे। जो हाइपोथेसिस हमने बनाया वो अभी तक डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी के बेसिस पे बनाया, मतलब टाइम, प्लेस एंड पर्सन के बेसिस पे हमने हाइपोथेसिस फॉर्म किया एंड फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हमको डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी से शिफ्ट होना पड़ेगा एनालिटिकल एपिडेमोलॉजी। एनालिटिकल एपिडेमोलॉजी में क्या होता है, जो हमारे नंबर ऑफ केसेस या आउटब्रेक वाले पेशेंट्स हैं उनको हम एक कंट्रोल ग्रुप के साथ कंपेयर करेंगे। अब वो कंट्रोल ग्रुप हमारा कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर डिसीज्ड पेशेंट है उसको हम हेल्दी या जिनमें वो डिसीज नहीं है उनके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं ना। जैसे कि मैंने अभी कहा था, हाइपोथेसिस इन कंटेक्स्ट ऑफ आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन इज एन एजुकेटेड गेस अबाउट एन एसोसिएशन बिटवीन एन एक्सपोजर एंड द आउटकम ऑफ इंटरेस्ट और डिसीज। एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के लिए मैंने आपको बता दिया कि उसको हमको शिफ्ट करना पड़ेगा एनालिटिकल एपिडेमोलॉजी पे। The 9th step is collect and test environmental samples. अब सोर्स डिटेक्शन में हम थोड़ा सा हमारा स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन एक्सटेंड कर सकते हैं, हम सोर्स उस एनवायरमेंटल सैंपल्स लेके भी ढूंढ सकते हैं। So outbreaks are one of the reason for performing environment surface sampling. जैसे कि मैम ने पहले बोला था कि जो हमारे एनवायरमेंटल कल्चर्स है उसको हमको रेगुलर करने की जरूरत नहीं है, कुछ स्पेशल कंडीशन में ही हम ओटी कल्चर्स या वार्ड कल्चर कर सकते, तो आउटब्रेक इज वन ऑफ दैट इंडिकेशन, है ना। फॉर ओटी कल्चर में इंडिकेशन है कि
आपके पेशेंट गड़बड़ हो रहे हैं, एसएसआई हो रहा है पेशेंट को, दैट इज मतलब हम इसको एज ए आउटब्रेक कंसिडर करेंगे। सो ओटी कल्चर या वार्ड कल्चर के लिए एक इंडिकेशन है आपका आउटब्रेक। ओटी में जैसे और चीजें आती है कि कोई मेंटेनेंस वर्क हुआ है, रिपेयरिंग वर्क हुआ है, कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है, उसके बाद भी हमको एनवायरमेंटल सैंपलिंग लेना जरूरी होता है। एनवायरमेंटल सैंपलिंग में क्या इशू है, बहुत बार a negative culture implies the right samples may not have been collected। सोर्स आपका वही हो सकता है, मान लीजिए कि आपकी एयर गड़बड़ है या आपका पानी गड़बड़ है या फूड गड़बड़ है, फिर भी कल्चर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आपने सही तरीके से सैंपल कलेक्ट नहीं किया है। द मेथोडोलॉजी मे नॉट बी स्टैंडर्डाइज, there may be overgrowth of the other organism, some samples require neutralization steps to get rid of disinfectants etc। बहुत बार सैंपल कंटामिनेटेड भी हो जाता है, इसके कारण हमको ट्रू पैथोजन का पता नहीं चल पाता है। बहुत बार इवन यूजिंग द बेस्ट मेथड्स द yield कैन स्टिल बी लो। इसका क्या मतलब है, जैसे कि एक पार्टिसिपेंट मैम ने बोला कि ओब्स गाइनी से सैंपल बहुत बार एंटीबायोटिक वायल्स में आ जाते हैं, है ना, वॉश करने के बाद भी बहुत बार एंटीबायोटिक का असर नहीं खत्म होता है, तो आप जो सैंपल कलेक्ट करोगे उस पे उस एंटीबायोटिक का असर हो जाएगा और पैथोजन है वो सैंपल में ही मर जाएगा, तो हमको बहुत बार पॉजिटिव ग्रोथ या सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं मिलती है, तो ये भी हमारे रिपोर्ट को अफेक्ट करेगा। The organism may have been present but it is not there now। मान लीजिए कि आपके हॉस्पिटल या ओटी सरफेसेस में ओटी टेबल पे ही हम सस्पेक्ट करें कि हाँ यहाँ पे ऑर्गेनिज्म होगा, बट आप बहुत बार जिस साइड से या जिस कोने से सैंपल या स्वैब उठाते हो उस जगह पे वो ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। Guidance for environmental sample collection. Culture should be done after the data have been received from the line list and observation. The culture should be guided by the epidemiology of the organism। बहुत बार हमको इससे क्लू मिलता है, जो ऑर्गेनिज्म हम डिटेक्ट कर रहे हैं उससे हमको क्लू मिलता है कि हमको किस टाइप का सर्विलेंस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है, अगर सीरिया स्पेसीज आ रहे हैं रिपोर्ट्स में हमको, तो हम सबसे ज्यादा एम्फोसाइज करेंगे फ्लूइड कल्चर में, मतलब देखेंगे कि आईवी फ्लूइड्स तो कहीं कंटामिनेट नहीं हो रहे हैं। फॉर वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंट्रोकोकस हम सब्जेक्ट या सरफेसेस के कल्चर लेंगे, तो बहुत बार ऑर्गेनिज्म से हमको क्लू मिलता है कि हमको एनवायरमेंट में कहाँ पे सर्विलेंस करना है। द 10th स्टेप इज इम्प्लीमेंट कंट्रोल एंड प्रिवेंशन मेजर्स। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ड्यूरिंग हमारे ऑब्जर्वेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ही हम कंट्रोल मेजर्स पे काम करना शुरू कर देंगे टू कंट्रोल दैट आउटब्रेक, है ना। द प्राइमरी गोल इज टू स्टॉप ट्रांसमिशन, नॉट नेसेसरीली टू फाइंड द सोर्स। साइमल्टेनियसली हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे, उसके साथ ही हम कंट्रोल मेजर्स पे क्यों काम कर रहे हैं, टू स्टॉप द ट्रांसमिशन, नंबर ऑफ केसेस ना बढ़े, इसके लिए हम कंट्रोल मेजर्स पे एम्फसाइज कर रहे हैं। द वेराइटी ऑफ कंट्रोल मेजर्स शुड बी इम्प्लीमेंटिंग टारगेटिंग वेरियस पॉसिबिलिटीज बेस्ड ऑन द इनिशियल ऑब्जर्वेशन। जैसे कि मैंने बोला, जो हमने अभी तक ऑब्जर्वेशन किया है उसी के बेसिस पे हम कंट्रोल मेजर्स पे काम करेंगे। जैसे कि कोविड है, तो कोविड क्या था, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन था, मतलब ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट हो रहा था, तो हमने क्या कंट्रोल मेजर्स किए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि मास्क यूज करना शुरू किया। The last step is follow up and communicate findings। इसमें है कि ongoing case finding and surveillance। If active surveillance is being done, it should continue, and if not, it should be initiated। तो एक्टिव सर्विलेंस क्या है कि आउटब्रेक शुरू हुआ है और हमने एनवायरमेंटल सर्विलेंस या बाकी भी रिपोर्टिंग पे ज्यादा एम्फसाइज किया एंड हमने स्टडी स्टार्ट कर दी है।
और ये पीरियोडिक इंटरवल पे भी होनी चाहिए या कंटिन्यू होनी चाहिए। अगर कहीं बंद होती है तो फ्यूचर में भी इस तरह के आउटब्रेक ना हो, इसलिए हमको सर्विलेंस फिर से स्टार्ट कराना है, पीरियोडिक सर्विलेंस हमको स्टार्ट कराना है। जैसे कि another reason to conduct surveillance is to ensure that the outbreak has not spread to new areas. Communicate findings. जो भी हमने इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट हमने बनाया है, हमको जो ऑब्जर्वेशन मिले हैं, हम किसको कम्युनिकेट करेंगे? टू द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आता है? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी टीम, और इन सब का काम क्या है कि इंटरवेंशन का इफेक्टिवनेस हम चेक करेंगे, प्रिवेंशन मेजर्स पे हम काम करेंगे, एंड इससे हम सीख लेंगे कि इस तरह के आउटब्रेक्स फ्यूचर में भी ना हो, एंड इससे हमारी पेशेंट केयर भी इम्प्रूव होगी। एंड जो भी आउटब्रेक होता है उसके इन्वेस्टिगेशन एंड कंट्रोल से हमको यही सीख मिलती है कि हम एक कम्युनिकेशन पॉलिसी भी करेंगे, जिससे होने वाला रिस्क भी हम कम कर सकते हैं, एंड फ्यूचर में होने वाले ऐसे आउटब्रेक्स को भी हम रोक सकते हैं ना। दिस इज द समरी, जो कि पहले वाला एक सेशन था सर्विलेंस वाला एंड आउटब्रेक वाला, दोनों का मिला के इसमें है सर्विलेंस ऑफ हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शंस, दैट इज टाइप्स कौन से हैं, ओटी रेट है, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन रेट है, एसएसआई रेट है ना, वैप रेट्स है, उनका डाटा हम कैसे कलेक्ट करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ आउटब्रेक्स में हमने क्या क्या देखा है कि उसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होना चाहिए, साथ ही में हमको कंट्रोल मेजर्स पे भी काम करना है टू कंट्रोल दैट आउटब्रेक एंड टू प्रिवेंट सिमिलर टाइप ऑफ आउटब्रेक्स इन फ्यूचर। Any questions related to outbreaks?